पिशाच एक नया पड़ाव एपिसोड 14। देखते ही देखते वक्त निकलता चला गया। आखिर वक्त की खासियत ही यही है, चाहे कोई ठहरा रहे या चलता रहे, पर वह किसी के लिए नहीं रुकता है। वह तो अपनी धुन में चलता रहता है। 5 साल बाद मुंबई। एक आदमी अंधेरे में बैठा होता है और उसके कुछ लोग मारे जा रहे होते हैं। उस आदमी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, बल्कि जो लोग मार रहे होते हैं वह लोग डर रहे होते हैं। और आदमी की आंखें लाल होती है, जैसे उसके अंदर कोई आग जल रही हो। फिर वह जोर से चिल्लाता है, दीप्ति, और फिर बैठकर रोने लग जाता है। दीप्ति, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर उसके पास एक आदमी आता है जो कि बोलता है, यह लड़की आ गई है सर। फिर वह आंख बंद करके जो बैठा होता है वह खड़ा होता है और उसके साथ चला जाता है। फिर बहुत सारी गाड़ियां तेजी से निकलती है और एक खंडर वाली जगह पर रुकती है। वहां पर सब बाहर निकलते हैं। वह लड़की जो आई होती है वह भी डरते हुए बाहर आती है। फिर वह अंधेरे वाले आदमी उस लड़की के से पूछता है, क्या यही है 5 लोग थे जिन्होंने तुम्हारे दोस्तों के साथ सब कुछ किया? तो वह लड़की डरते हुए हाँ कह देती है। वहाँ पर 5 लड़के कुर्सी से बंधे होते हैं। वह आदमी अपने हाथ मसलता है और आंखें बंद करता है, जैसे कि उसके अंदर का गुस्सा भड़क रहा हो। फिर वह अपने एक आदमी की तरफ देखता है। उसे देखने से ही उस आदमी को अंदाजा हो जाता है कि यह क्या कर रहा है। तो वह सभी लोगों को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और फिर सभी लोग पीछे मुड़ जाते हैं। जैसे ही वह लोग पीछे मुड़ते हैं, वह अंधेरे वाले आदमी उन 5 आदमियों की आंखें निकाल लेता है अपने हाथों में जादू से, और वह लोग दर्द के मारे तड़पने लग जाते हैं और सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है पीछे मुड़कर देखने की कि क्या हो रहा है। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। फिर वह कहता है, इनकी आंखों ने तुम्हें उस लड़के को देखा था ना? इन्हीं आंखों से देखने के बाद अंदर हवस पैदा हुई होगी और फिर तुमने उस लड़की के साथ इतनी बेहुदा हरकत करी। इसीलिए अब मैं तुम्हारी आंखें ही नहीं रखेंगी। तुम्हें माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें ज़िंदा छोड़ दीजिए। लोगों में मुझे आवारा महिसा नाम दिया गया है और आवारा मसीहा के दरबार में जो आता है उसका फैसला होकर रहता है और तुम्हारी सज़ा तो मिलकर ही रहेगी तुमने। फिर वह जाते हुए अपने खास आदमी जिसका नाम सनी होता है उसे कहता है, इनका ऑपरेशन करवा देना। किसी चीज़ का करवाना है वह तो तुम्हें पता ही होगा। वह सुनते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह समझ जाता है कि जी सर। फिर वह उन लोगों को बंगले में ही खड़ी एम्बुलेंस में डाल देता है और अस्पताल ले जाता है। फिर वह अपना चश्मा पहने और उस कार में बैठकर चला जाता है। जाते जाते वह अपने एक आदमी को कहता है, इस लड़की को भी उसके घर पर सही सलामत छोड़ कर आना। लड़की कंफ्यूज होकर उस आदमी की तरफ देखती है जिसे उन्हें ऑर्डर दिया था। फिर वह उस लड़की को गाड़ी में बैठाने के लिए कहता है और वह बैठ जाती है। उसके बाद वह पूछती है उस आदमी से कि जो आवारा मसीहा है, क्या हुआ? हमेशा से ही ऐसा ही है कि उनका कोई परिवार नहीं है? क्या लोगों को
इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हैं? मतलब उन्हें कोई पुलिस नहीं पकड़ती क्या? तुम्हें क्या पता, यहाँ की पुलिस डीएसपी से लेकर एमएलए तक सभी हमारे आवारा मसीहा के साथ हैं, या फिर यह कहो कि डरते हैं क्योंकि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। अच्छा, तो आवारा मसीहा का नाम आवारा मसीहा क्यों है? क्योंकि वह थोड़े आवारा से हैं। वह कहीं भी चले जाते हैं और कहने को तो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास बड़े बंगले हैं, लेकिन वे वहाँ न रहकर अपना एक छोटा सा बैग उठाकर कहीं भी घूमते रहते हैं, मानो यह रुपयों पैसों उनके किसी काम का ही नहीं है। गरीबों के लिए लड़ते हैं। वह इस शहर में 5 साल पहले आए थे और तब से ही लोगों के हित के लिए काम करते हैं। मुजरिमों को ऐसी सज़ा देते हैं, बाकी अच्छे लोगों के लिए वह बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, उनका असली नाम क्या है? रुद्र प्रताप सिंह है। रुद्र प्रताप सिंह, यह तो किसी रियासत के राजकुमार लगते हैं। जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। यह राजस्थान के बहुत बड़ी रियासत के राजकुमार थे, लेकिन अपनी रियासत छोड़कर वह 5 साल पहले यहाँ मुंबई में आ गए। शुरू में कुछ ही महीनों में उन्होंने काफ़ी बिजनेस कर लिया और फिर लोगों की मदद करने लग गए। हालांकि उनके पास इतना रुपया पैसा है, वह भारत में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुंबई को ही क्यों चुना, अब तक मुझे समझ में नहीं आया। जिस पर वह लड़की रहती है, शायद उन्हें फिल्म पसंद हो जिस पर वह हंस देता है। वैसे मेरा नाम कपिल है। अच्छा, तो आप भी बंगाली हो? उसका मतलब आप भी हो? जी हाँ, मेरा नाम सुनिधि राय है। अच्छा, अपना नंबर दोगे? और वह किसी के लिए भला? अरे, हम बंगाली हैं ना, इसीलिए तुम भी बंगाली मानुस, हमें भी बंगाली मानुस। जी नहीं, थैंक्स। और आप रोक दीजिए, मेरा घर आ गया है। अच्छा, तो तुम यहाँ रहती हो? मैं यहाँ रहती हूँ राज की चोल में। जैसे ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की लड़कियों के लिए, इस बात पर वह उसे घुस कर देखने लग जाती है। अरे, मेरा मतलब है लड़कियों की बहादुरी के लिए। यहाँ पर एक भी मर्द नहीं रहता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तुम भी आने के बारे में मत सोचना, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वह उतरकर अंदर चली जाती है। चोल के दरवाजे पर ही एक आंटी बैठी होती है, मोटी सी। उसके हाथ में एक मोटा सा लठ होता है, जिसे देखकर कपिल की तो हवा निकल जाती है और वह दबे पांव निकल जाता है। दूसरी तरफ रुद्र को दिखाया जाता है, जो कि नॉर्मल कपड़े पहने हुए अंधे पर एक बैग टंगाए है, जिसका सारा ज़रूरत का सामान होता है बस, और आँखों में काला चश्मा लगाता है और काला मास्क पहनकर एक छोटी सी बिल्डिंग की पाइप के सहारे चल रहा होता है। तब तक रात हो चुकी थी। वह पाइप के सहारे चढ़कर एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ जाता है, छत पर, और दूरबीन लेकर सामने की तरफ देखने लग जाता है। काफ़ी देर तक ऐसे ही चारों की तरफ चोरों की तरह बैठने के बाद भूख लगती है तो वह बैग में से निकालकर एक सैंडविच खा लेता है। सैंडविच खाते खाते उसे एक लड़की दिखती है, जो कि दूसरी तरफ छत पर अपने रूम से निकली होती है और अपने छत पर घूम रही होती है। उसके हाथों में एक बुक होती है और वह
उसे ही पढ़ रही होती है। रुद्र उस लड़की को जैसे ही देखता है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह चुपके से देखने लग जाता है। दिसंबर का महीना था, इसलिए सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। छत पर इस वक्त उसे ठंड भी बहुत लग रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ ठंड में बैठा होता है और उसी लड़की को देख रहा होता है। जैसे कि उस लड़की को देखकर उसके शरीर में सुकून भरी गर्मी आ रही होती है। काफ़ी देर तक वह लड़की अपने छत पर घूमती है और फिर अपने रूम के पास चली जाती है और रुद्र भी उसके जाने के बाद पाइप से उतरकर नीचे आ जाता है और वहाँ पर पास में एक गेस्ट हाउस के में रुक जाता है। गेस्ट हाउस का मालिक आकर रुद्र को खुद चाय देता है और बोलता है, सर, मैं हमेशा आपको यहाँ पर आते हुए दिखता हूँ, कभी आप नहीं आते हैं, वरना हमेशा ही आते हो। मुझे समझ नहीं आता आप इतने अमीर होकर भी हमारे गेस्ट हाउस में क्यों रुकते हो। आप नहीं समझोगे मालिक साहिब, इंसान के पास कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होता है। फ़कीर हूँ। फिर वह आदमी चला जाता है। इधर एक लड़की खिड़की के पास बैठी होती है और धीरे से खिड़की खोलकर देखती है। वहाँ पर थोड़ी देर पहले रुद्र छुपकर उसे देख रहा था, लेकिन वह लड़की ध्यान से देखती है तो वहाँ पर उसे वक्त कोई नहीं होता है, तो वह खिड़की बंद कर देती है। मुझे पता है कुंवर साहब, आप मुझे हर रोज़ देखने आते हो, आने की कोशिश करते हो, मेरी मदद भी करते हो छुपकर, लेकिन आपने मुझे जो धोखा दिया था उसके लिए कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकती। मेरी दुनिया मेरे बाबा थे और आपने उन्हें ही मारकर अपनी नई दुनिया बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। माना कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करने लगी, लेकिन यह प्रेम आपने व्यर्थ से ऊपर नहीं है, कर्तव्य से ऊपर नहीं है। माफ़ कर दीजिए, लेकिन वह आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। फिर वह रोने लग जाती है और वहीं टेबल पर बैठे बैठे सो जाती है। इधर रुद्र डायरी में दीप्ति की तस्वीर देखे हुए होता है। वह निकाल कर देख रहा होता है, दीप्ति, मुझे पता है फिर मुझे ही तुम्हारी फिक्र नहीं, बल्कि तुम्हें भी मेरी इतनी ही फिक्र है, वरना इतनी ठंड में भी तुम टहलने के बहाने छत पर नहीं आती, जिसमें से तुम्हारे हर रोज़ देखने आता हूँ। उसी तरह तुम भी हर रोज़ अपने रूम से बाहर निकलती हो मुझे देखने के लिए, और मुझे यकीन नहीं होता इन 5 सालों में तुमने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही किताब, ट्रू लव नेवर लॉस्ट, और यह किताब तुम रोज़ बाहर लेकर आ जाती हो। तुम्हें तो इंग्लिश अच्छे से आती भी नहीं है, तुम आज भी झूठ नहीं बोल सकती हो। तुम्हारी आंखों में अभी भी मेरे लिए उतना ही प्यार है। तुम्हारे आगे अब एक बेटी होने का कर्तव्य आ रहा है, जिसकी वजह से तुम मुझे माफ़ नहीं कर पा रही हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा। शायद एक दिन तुम्हें मेरा प्यार दिख जाए और तुम मुझे माफ़ कर दो। उस दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा दीप्ति। फिर उस फ़ोटो को वापस अपनी डायरी में रख देता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह में सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। दीप्ति कुछ बच्चों को पढ़ा रही होती है अपने रूम में। तभी वहाँ पर एक आंटी आती है और बोलती है, अदिति बिटिया चलो बाहर, तुमको प्रोफेसर साहब बुला रहे हैं। जी अम्मा,
सबसे पहले मैं इन शैतानी बच्चों को कुछ काम दे दूं, वरना पूरे रूम सर पर उठा लेंगे और मस्ती करते रहेंगे। बिटिया, तुम इतना सोचती हो हमारे लोगों के लिए, 5 सालों में हमारे बच्चों को पढ़ा रही हो, पैसे भी नहीं लेती हो, उल्टा चोल के लोगों के साथ मिलकर तुमने व्यवसाय बढ़ाया और गरीब औरतों का भला किया। तुम्हें अचार पापड़ बनाना सिखाए। आपने यहाँ आज राजस्थानी अचार पापड़ बनाते हैं और व्यवसाय करते हैं। राज की चौल प्रसिद्ध हो गई, फिर तुम और सिर्फ तुम्हारी मेहनत और लगन से। अरे बस बस मौसी जी, कितनी तारीफ करेंगी। आपको भी तो मुझे सहारा दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पर आई थी तब आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। इसके बदले में तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब आप इतना मत सोचिए, बाहर चलिए, मैं अभी आती हूँ। और तुम सभी बच्चे पार्टी लोग में तब तक आती हूँ। तब तक यही पार्टियों टेबल याद कर लेना। इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम हैं, याद है ना? जी अदिति दीदी, और देखना हम लोग भी फर्स्ट आएंगे, पिछले वाले बच्चे की तरह। आप एक बहुत ही अच्छी टीचर हैं। हाँ, लेकिन तुम लोग मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। तुम लोग बहुत मस्ती करते हो। ऊपर से यह एक मीनू भी आ जाता है जो सोनू पर सुहागा होता है। श्याम बेटा हमको दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो। तुम बाग में टॉफ़ी छुपा कर ले रहे हो। धीरे धीरे पूरे दांत सड़ गए हैं। अरे दीदी, आपको कैसे दिख जाता है? मैं तो इतना छोटू सा हूँ, लेकिन और मेरे हाथ इतने छोटे हैं, और मेरी टॉफ़ी तो इससे भी छोटी है, और मेरे छोटे से मुंह में वह छोटी सी टॉफ़ी चली जाती है। तो आप इन छोटी छोटी आँखों से कैसे देख लेते हो कि मैं छोटी सी टॉफ़ी खाई थी? अरे बस बस छोटू लाल, इतने राइमिंग वर्ड्स लिखते हो अपने दिमाग में। इस तरह रिंग बनाओगे तो आगे जाकर पोइटर या फिर रैपर ज़रूर बन जाओगे। इस बात पर वह छोटा सा लड़का अपनी कॉलर उठाकर अपने आप को सम्मान देने लग जाता है। हाँ, ठीक है, अब पढ़ाई करो चुपचाप। फिर वह बाहर आती है तो मीटिंग शुरू हो चुकी रहती है, मगर उसके आने पर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अरे आइए अदिति जी, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। आप सभी लोग क्यों खड़े हो गए मेरे आने पर? मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, मुझे इतना भी सम्मान मत दीजिए। तभी वह प्रोफेसर सामने आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम इस चौल में जब से आई हो, हमारे एनजीओ के साथ जुड़कर तुमने लोगों का बहुत ज़्यादा भला किया है। इसीलिए हमारे एनजीओ ने यह फैसला किया है कि तुम्हें सहायिका के मुख्य सचिव बना दिया जाए। अरे नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी। बिल्कुल उठा पाओगी बेटा, सब अपने आप पर विश्वास रखो। तभी सारी औरतें कहने लग जाती हैं, जी अदिति दीदी, आपसे अच्छी सचिव कोई नहीं हो सकती। मगर आप नहीं खड़ी हुई तो वह कमला खड़ी हो जाएगी, और वह कमला तो बहुत घोटाले करती है। एमएलए की पत्नी जो है, हम गरीबों को पैसे भी हड़प लेती है, उसके पास बहुत पावर है। अरे ऐसे कैसे हड़प लेगी? हम छोड़ देंगे क्या? हमारी अदिति दीदी भी किसी से कम थोड़े ना है। पिछली बार याद है
कुछ गुंडे आए थे जिनको हमारी अदिति दीदी ने डंडे से मार मार कर भगा दिया था। अदिति दीदी बहुत बहादुर है, वह किसी का भी सामना कर सकती है। सभी लोग अदिति को इतना कहने लग जाते हैं तो अदिति भी हाँ कर देती है। मैं सचिव के लिए खड़ी होंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? आप सभी को मेरा साथ देना होगा। अरे अदिति दीदी, यह आप क्या कह रहे हो? हम तो आपके साथ हमेशा हैं। सारे के सारे आपके कहने पर हम अपनी जान दे देंगे। अरे नहीं नहीं, जान देने की ज़रूरत नहीं है, बस कविता आंटी अपने लड्डू दे देना, बहुत अच्छे बनाते हो आप बूंदी के लड्डू, यही मेरी रिश्वत है। क्यों नहीं बेटा, अब तो तुम्हें बूंदी के नहीं बेसन के ही लड्डू खिलाऊंगी। फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। अदिति यानी कि दीप्ति मन में सोचने लग जाती है, 5 साल पहले जब मैं मुंबई आई थी तब मैं कितनी कमज़ोर लड़की थी, लेकिन अपना नाम नहीं बदला मैंने। अपना अस्तित्व, अपना स्वभाव, अपना व्यक्तित्व, सब कुछ बदल दिया मैंने। अब मैं एक बहादुर लड़की हूँ जो अपने जीवन के सारे फैसले खुद ले सकती हूँ और सारी मुसीबतों का खुद ही सामना भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ इसके पीछे कहीं ना कहीं रुद्र जी का भी हाथ है। जब भी मेरे ऊपर कुछ परेशानी आई है तब तब रुद्र जी ने मेरी चुपके से मदद करी है। गुंडों को भगाना हो या फिर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आने पर या उस डील करने में, लेकिन जो भी हुआ रुद्र जी, मैं अब अकेले जी सकती हूँ और मुझे जीना ही पड़ेगा लोगों के लिए। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, गरीबों की सेवा करना और उनका साथ देना। उनमें मेरी जान को कुछ हो भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।